तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है ऑसिलेशन मीठा पानी, खारा पानी, नारियल पानी, जूस वूस जो भी देना अभी दे दो। हो गया, करूं कंटिन्यू। मीठा पानी है, सुधारो रे अपने आप को, सुधारो। हाँ हो गया। तो ऑसिलेशन इन अ लिक्विड। अब जैसा कि इन जनरल जब मैं एक सिंपल पेंडुलम को क्या करता था, ग्रेविटेशनल फोर्स में या फिर एक सिंपल एयर में उसको ऑसिलेट करता था, है ना। तो डाउनवर्ड उस पर कौन सा फोर्स लगता था? ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका वेट mg लगता था, है ना। mg ये फोर्स उस पर लगा करता था। मगर मान लो कि अब मैंने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को पानी में डाल दिया, ये पानी में चला गया पूरा का पूरा सिस्टम, और ये अब इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है ना। हालांकि इसकी स्पीड ज्यादा नहीं होती है, स्पीड ज्यादा नहीं होती है, इसी वजह से इसका विस्कस फोर्स एक्ट नहीं होगा इसके ऊपर। याद होगा विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आरबी स्टोक्स लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज्यादा तो विस्कस फोर्स भी ज्यादा। मगर क्योंकि जब ये पानी में इस तरह से ऑसिलेट करेगा तो बहुत स्लोली स्लोली ऑसिलेट करता है, तो वेलोसिटी ऑलरेडी कम होती है, तो विस्कस फोर्स आपका कम होगा। मगर जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में होता है उस पर दो किस्म के फोर्सेस लगते हैं। एक होता है विस्कस फोर्स जो बॉडी पे टेंजेंशियली लगता है, और एक होता है आपका अपथ्रस्ट जो नीचे से लगता है। जैसे मिसाल के तौर पे जब आप क्या करते हो, अगर स्विमिंग पूल में या फिर नदियों में आपने नहाए होंगे, काफी ऊपर से अगर जंप मारे होंगे, जैसे वॉइस अगर होगा एक्सपीरियंस, मान लो तुम ऐसा फ्लैट लैंडिंग करे, जो फील होता वो, है ना, ऐसी जो आवाज आती, तो उसको क्या बोलते हैं? वो जो फील हुआ था वो अपथ्रस्ट था। कि बॉडी पे जैसी आप ये फ्लैट पानी का जो सरफेस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा था वो रहता अपथ्रस्ट। तो अब पानी में होने की वजह से मैंने कहा विस्कस फोर्स तो नहीं लगेगा, बहुत कम रहेगा, मगर इसको ऊपर की तरफ क्या लगेगा? अप थ्रस्ट फोर्स लगेगा, है कि? जिसकी वजह से इस स्फेरिकल बॉल का जो वेट होगा, अपरेंट वेट जो होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, तो अपरेंट वेट क्या होगा? रियल वेट क्या है तुम्हारा? mg माइनस अपथ्रस्ट, माइनस अपथ्रस्ट। अपरेंट वेट यानी m इंटू जी इफेक्टिव, mg माइनस अपथ्रस्ट। अपरेंट वेट मतलब वो वेट जो हमें नजर आ रहा है, जाहिर हो रहा है, वो वेट जो हमें नजर आ रहा है, जो जाहिर हो रहा है, वो कहता है अपरेंट वेट, है ना। आप कहीं और चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मून पे चले जाते हैं, तो आपका वजन कम फील होता है, आपको 1/6 टाइम कम हो जाता है, 6 गुना कम हो जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैं दुबला हो गया, है ना। वहां पर मास कम हुआ क्या? वजन क्यों कम आ रहा तुम्हारा? जी कम हो गया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गया था। तो यहां पर भी जब पानी में तुम जाएंगे, तो जब पानी बॉब को अगर फॉर एग्जाम्पल तुमने होल्ड करे पानी में, तो तुमको वजन कम नजर आएगा, है ना। आपने देखा होगा लड़के लोग मस्ती करते, उठा उठा के फेंकते पानी में किसी न किसी को, है ना। पानी में चल जाता है वो, क्योंकि पानी में वजन कम फील होता है। वही बोलो उसको सामने एयर में यहाँ पर उठा के दिखाए, वैसे फेंक के दिखाए, है ना। तो भैया वहां फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो ठीक है, जी इफेक्टिव। अब ऐसा है, आपका जो मास होता है, इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इफेक्टिव। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इफेक्टिव। अच्छा ठीक है, ये मास क्या आएगा? फिर से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू रियल जी, और थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वी सिग्मा जी, है ना। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जिस लिक्विड में है वो, उस लिक्विड की डेंसिटी। सिग्मा बोले तो किसकी डेंसिटी हो जाएगी? लिक्विड की। सिग्मा बोले तो किसकी डेंसिटी हो जाएगी? लिक्विड। ठीक है, वी सिग्मा जी। अब रो वी से इसको डिवाइड कर डालो, तो जो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? स्मॉल जी माइनस, मैंने रो वी से डिवाइड कर डाला, वी तो गया, सिग्मा अपॉन रो इंटू जी।
माइनस सिग्मा अपॉन रो इंटू जी। तो ये मेरे पास जी इफेक्टिव का फॉर्मूला आ गया। अब अगर ये जी इफेक्टिव का फॉर्मूला आया तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या रहेगा? तो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन, मैं जी को कॉमन निकाल ले सकता हूं इन दोनों में से, 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो अंडर रूट ऑफ एल इंटू रो अपॉन जी, रो माइनस सिग्मा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का इन अ लिक्विड। आया समझ में आपको? ठीक है, तो ये था हमारा पहला कंडीशन। और बाद में हम लोग ने कहा कि चलो ठीक है, बाद में आपके नोट्स में वो कंपेयर करके दिया हुआ है, उसने क्या किया है, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट दिस सिचुएशन, और जब वो एयर में होगा तो उस सिचुएशन में जो टाइम पीरियड रहेगा उस दोनों को क्या करा उसने, डिवाइड किया है। वो हमारे इतना कोई काम का नहीं है, बस जी कैंसिल हो जाता है उसमें, बाकी सब एज इट इज मेंटेन रहता। ठीक है, अब अगला जो है ऑसिलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्चुअल में तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आएगा, तुमको शायद इतना ज्यादा अभी ना समझ में आए, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के तुम्हारे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली सिचुएशन क्या है आपका, इस तरह से दिया गया है रिजिड सपोर्ट, ये मीन पोजीशन पे रहा अगर बॉब तो इधर, मगर रियलिटी में अभी फिलहाल वो इधर है, और वो इस तरह से कर्व्ड पाथ पे ऑसिलेट कर रहा है। हम जानते हैं जब वो यहां होगा तो वेट उसका नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा। ओके, और मैं कहूंगा फॉर नाउ मान के चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होने का मतलब क्या हुआ? रिमेंबर वन थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्जेस से निगेटिव चार्जेस की तरफ ट्रैवल करता है। साहब हो गया इतनी बड़ी जमाई ले रहा, तो पॉजिटिव चार्जेस से निगेटिव चार्जेस की तरफ ट्रैवल करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर लाइन से पॉजिटिव चार्जेस होंगे और यहां लाइन से ऑफ कोर्स निगेटिव चार्जेस होंगे। इमेजिन ये करो कि मैंने बॉब को पॉजिटिव चार्ज देके रखा है, मैंने बॉब को क्या देके रखा है? पॉजिटिव चार्ज। सवाल उठा कि इस सिचुएशन में अब हमारा पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा, है ना? अब ऐसा है कि मैं एक बात बता दूं, अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मान लो कि इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज कितना है? क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उसको ऊपर की तरफ फोर्स फील होगा, ऊपर की तरफ क्यों होगा? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सेम चार्जेस क्या करते एक दूसरे को? रिपेल करते। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो सरफेस क्या करेगा? बॉब को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो मैं यहां देखूंगा कि मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां फील होगा? ऊपर की तरफ, है ना? तो मैं देखूंगा अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, उसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू। क्या होता है फॉर्मूला? क्यू इंटू। तो मैं फिर से जाऊंगा, मेरे को अपरेंट वेट क्या रहेगा यहां पे? आप बोलेंगे mg माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं? QE। अच्छा ठीक है, अपरेंट वेट G इफेक्टिव mg माइनस QE। G इफेक्टिव m से डिवाइड करो, G माइनस QE अपॉन m, ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा इफेक्टिव एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। सवाल उठा टाइम पीरियड क्या रहेगा? T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G इफेक्टिव। अच्छा ठीक है, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G माइनस QE अपॉन M। दिस विल बी माई मेन फॉर्मूला। आई बात समझ में? ये मेरा मेन फॉर्मूला रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से टाइम पीरियड पहले से ज्यादा बढ़ गया है कि कम हो गया है? पहले से वो ज्यादा टाइम लेगा नीचे आने के लिए कि कम लेगा?
इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ज्यादा, ऑफ कोर्स आप दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो लॉजिक का इस्तेमाल करिए आप। लॉजिक क्या कि भाई जब आप देखो बॉब नीचे आ रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो जाहिर बात है उसकी स्पीड स्लो हो गई होंगी, धीरे धीरे आ रहा होगा, है ना। दूसरी बात आप मैथमेटिकली पता लगा सकते हैं, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी इफेक्टिव। पहले जी हुआ करता था सिर्फ, अब जी में से कुछ टर्म माइनस हो गया, मतलब ये छोटा हो जाएगा, और अगर ये छोटा हो गया तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना। अब देखो अगला जो थर्ड पॉइंट है मैं इसी के साथ कवर करता हूं। व्हाट हैपेंस इफ, अगर मान लो यहां पॉजिटिव की जगह मान लो कि अब अगर ये पॉजिटिव नहीं है, यहां निगेटिव फील्ड है, निगेटिव चार्जेस है, तो क्या होगा, ये यहां पर से ये जो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, है कि। और अगर ये नीचे की तरफ हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ऊपर की तरफ था वो कहां हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो आपका इस बार जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा फिर, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। mg जो रियल वेट है वो भी नीचे की तरफ है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने भी इसको नीचे की तरफ ही खींचा। यानी अगर मैंने हाथ में यहाँ नीचे हाथ रखा इसके नीचे, तो जो उसका असल वजन है मुझे उससे ज्यादा वजन फील होगा। अरे भाई अगर मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, मेरा वेट 95 किलोग्राम्स बता रहा है, और किसी ने मुझे हाथ ऊपर से ऐसा प्रेशर डाला मेरी बॉडी पे, तो जाहिर बात है नीचे जैसे प्लेटफॉर्म को ज्यादा फोर्स फील होगा, है ना। अब ज्यादा फोर्स फील होने के कारण क्या है, बोले भैया आपको ऑलरेडी वेट पड़ रहा था, उसी डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स भी आ गया, गॉट दैट, इस वजह से। तो जी इफेक्टिव का फॉर्मूला फिर उसमें क्या हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव का फॉर्मूला हो जाएगा जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल अपॉन जी इफेक्टिव, यानी जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। ये बात समझ में आपको, ये रहेगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, गॉट दैट, ठीक है। तो ये था हमारा सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन दी है, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की। चलिए पहले मैं एक साथ पूरा ले लेता हूं, फिर आपको एक साथ रीडिंग के लिए दे दूंगा मैं। थैंक यू। अब हमारा अगला सिचुएशन आई थिंक वो लिफ्ट का होगा, हाँ लिफ्ट का ही है। पेंडुलम इन अ लिफ्ट, हालांकि ये चीज हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आपको अगर याद होगा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, उसमें जब सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आया था तो मैंने ये पॉइंट आपको ऑलरेडी कवर करके दे दिया था, बट फिर भी हम चलो फिर से एक बार लेते हैं इसको। मान लो कि आप ऐसी लिफ्ट में हैं जो स्टेशनरी है ना, तो v इक्वल्स टू 0। ध्यान दो बेटा जा, तो केस फर्स्ट स्टेशनरी लिफ्ट, तो भैया स्टेशनरी लिफ्ट में जी इफेक्टिव जो है स्मॉल जी के बराबर ही रहेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या रहेगा बेटा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। अरे भाई लिफ्ट अपनी जगह पे रुकी हुई है ना, उस वक्त इधर ही रहेगा। या फिर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट देखो भाई गौर से सुनना, वेलोसिटी कांस्टेंट है और कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, याद रखना कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है वो या नीचे जा रहा है। इन बोथ द सिचुएशन या इन ऑल द 3 सिचुएशंस, एक तो स्टेशनरी जगह पर लिफ्ट रुकी हुई है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहे हैं, तीनों सिचुएशन में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सेम रहेगा। क्यों, आपको कोई सूडो फोर्स फील नहीं होता। सूडो फोर्स अगर आपको याद दिला दूं, बाइक पे आप बैठे हुए हो, आपकी बाइक एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, आप आराम से बैठे रहोगे, मसला नहीं रहेगा। मगर जो बाइक चला रहा है उसने अचानक से स्पीड बढ़ा दिया, अचानक से स्पीड बढ़ाया, अचानक से स्पीड बढ़ाने को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अगर बाइक एक्सेलरेशन में है तो अपने को क्या होता, फील पीछे की तरफ फोर्स फील होता, पीछे की तरफ फोर्स फील होता है ना। अब जब पीछे की तरफ फोर्स फील होगा आपको ऐसा, तो झटका लगता ना अपने को पीछे की तरफ, तो भाई पीछे की तरफ जब फोर्स फील होता है तो बोले कहाँ है वो सोर्स, कहाँ है, तो बोले पता नहीं, बोले इमेजिनरी सोर्स है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स, है ना। लिफ्ट में जाते आप देखो, लिफ्ट में जब तुम जाते हो और मान लो लिफ्ट बहुत फास्ट है और तुम, या फिर अपन ये झूला आता आजकल, वो कौन सा झूला है, वो नाव के जैसा ऊपर नीचे होता है ना, ये एग्जीबिशन में लगा हुआ है,
अब एक आध झूले में तुम बैठे, जब वो नीचे आता खासतौर से तब बड़ा मजा आता है ना। क्यों भाई, बॉडी में क्या होता है कि अब उसमें कई लोगों को फिर वोमिट कर देते हो। क्यों कर देते भाई, क्या होता, बॉडी अब नीचे आ रही, खाना खा के गए, मान लो तुमने पेट भर गया, बॉडी को लोग अंदर जो पेट में जो चीजें खाना उसको लगाओ सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स की वजह से जो खाना है वो ऊपर आएगा। अब ऊपर आएगा तो जाहिर बात है, आगे का समझ जाओ, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं, बट खैर समझ में आया सूडो फोर्स। तो भाई सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ऐसा है, वेट पर भी असर पड़ता है। अब अगर मैं बोलूंगा ठीक है, अगर मान लो जो लिफ्ट है ऊपर ट्रैवल कर रहा है, नालायको इधर ध्यान दो, अगर लिफ्ट ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो अब हम लोग क्या देखेंगे, हमारा जो इफेक्टिव वेट है या जी इफेक्टिव है वो क्या होता है, जी प्लस ए। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिटेल बता चुका हूं लॉज ऑफ मोशन में, तो इसीलिए मैं शॉर्ट में ले रहा हूं चीजें। अगर आपका लिफ्ट ऊपर ट्रैवल करती है तो हमें आपका बॉब का जो वजन है उसके रियल वेट से क्या है, ज्यादा फील होता है। तो इस वजह से क्योंकि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाती, अब जी जो उसका असल एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी और प्लस ए हो जाता। तो हमारा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी प्लस ए, है ना। वहीं अगर सपोज करो वो नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन स्मॉल ए, तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला अब क्या होगा, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस ए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल अपॉन जी माइनस ए, है ना। क्योंकि जब वो नीचे आता है तो सूडो फोर्स उसको ऊपर की तरफ लगता है, और सूडो फोर्स ऊपर के लगने की वजह से उसका जो असल वजन है उससे कम वजन हमें फील होता है, और इसीलिए वहां पर जी इफेक्टिव थोड़ा सा कम हो जाता है। और अगर फ्री फॉल कंडीशन में है तो, फ्री फॉल कंडीशन में है तो, है ना, एक्सेलरेशन क्या हो जाता, स्मॉल जी के बराबर, और जी इफेक्टिव कितना हो जाता, 0, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट, है ना। अब अगर फ्री फॉल कंडीशन में है तो वो पेंडुलम अगर ऐसा था गिरते वक्त, तो वो लगातार जब तक तुम जमीन पे नहीं टकराते वो ऐसे ही रहेगा, है ना। अगर तुम फ्री फॉल कंडीशन में तुमने ये पेन को ऐसा रख के छोड़ दिए तो तुम्हारे सामने ही रहेगी, हाँ वो बाद में जैसी तुम जमीन पे टकरा तो ही नीचे आएगी, ऐसा, क्योंकि सबके सब फ्री फॉल कंडीशन में है। तो भैया इस तरह से हमने ये देखा कि टाइम पीरियड जो रहेगा वो कैसा रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। गॉट दैट। अच्छा एक सवाल आपसे इसमें ऐड करता हूं, अगर रिटार्डेशन अपवर्ड्स है, एक्सेलरेशन नहीं है, मैंने क्या बोला, रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन अगर अपवर्ड्स रहा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहेगा, रिटार्डेशन अपवर्ड्स टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहेगा जी, कौन सा रहेगा, इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी प्लस ए या फिर जी माइनस ए। रिटार्डेशन अपवर्ड्स क्या रहेगा फॉर्मूला, जी माइनस ए। अगर आपको याद हो मैंने बताया था रिटार्डेशन अपवर्ड्स इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, रिटार्डेशन अपवर्ड्स इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स, और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स के लिए क्या है, जी माइनस ए। और अगर मैंने बोला रिटार्डेशन डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी प्लस ए। आया समझ में। फिर उसके बाद एक आखिरी आता है सिचुएशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है ना, और वो कौन सी सिचुएशन है, ये देखो, गौर से देखिएगा, आपके पास एक ट्रक है, ट्रक के अंदर मान लो एक टैंकर जैसा कुछ रखा हुआ है, बना हुआ है, और लॉरी है, ठीक है। अब ऐसा है, गौर से देखो बेटा इधर, अगर मान लो एक ट्रक है और वो आगे जा रहा है, और वो गौर से सुनना, एक एक बात को इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक एक बात को गौर से सुनना। अगर वो ट्रक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, अगर वो ट्रक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, मैं बोलूंगा उसके अंदर जो लगा हुआ पेंडुलम है वो क्या क्या टाइम पीरियड रहेगा उसका, तो मैं बोलूंगा उसका टाइम पीरियड रहेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। मगर कब, अगर ट्रक कैसे जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से। ये कौन सा है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड से, उसके लिए। अच्छा अब अगर सपोज करो ट्रक जो है
एक्सेलरेशन ए से जा रहा है आगे, इसका एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ है। तो अब क्या, तो मैं देखूंगा उसको सूडो फोर्स इधर लगेगा एम ए, सूडो फोर्स एम ए के बराबर रहता, और ऑफकोर्स उसका वेट इधर ही लग रहा है उसको। तो इस सिचुएशन में जी इफेक्टिव जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इस सिचुएशन में। बोले ऐसा क्यों? अरे भैया आप देखो ना, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, और सूडो फोर्स की वजह से पैदा होने वाला एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में है। इन दोनों के बीच में का एंगल क्या है? 90 डिग्री। पिछली बार प्लस कब कर रहे थे? जब डायरेक्शन सेम आ रहा था। माइनस कब कर रहे थे? जब डायरेक्शन ऑपोजिट आ रहा था। अब वहां सारे वेक्टर से लॉ ओबे कर रहे थे ना। अब यहां पर डायरेक्शन कैसा है? परपेंडिकुलर, तो फिर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, फिर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या रहेगा? तो अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2, या ये अंदर एक और रूट में आ जाएगा, है ना, तो ये भी रूट में ही रहेगा ना, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको ऐसा लिख दिया मैंने। हाँ, अब गौर से सुनना, दो कंडीशन हो चुके हैं। एक था ट्रक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, और दूसरा क्या था? एक्सेलरेटेड मोशन से। आप बोलेंगे सर रिटार्डेड मोशन से, तब भी वही रहेगा, है ना, उधर जाएगा बस फॉर्मूला। जब ये मतलब ये ए का डायरेक्शन उधर हो जाएगा बस, मगर वो फॉर्मूला वही रहता। खैर, हम बात कर रहा हूं मैं जो तीसरी कंडीशन जो मैं आपको बताने वाला, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ट्रक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रक क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म, उसमें क्या होगा फिर? तो अगर ट्रक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नहीं है? है। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन रहता? रेडियल एक्सेलरेशन। बारे वाह, सब मुठ जैसे बैठे एकदम। तो भैया रेडियल एक्सेलरेशन रहता, और रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहती? वी स्क्वायर अपॉन आर, वी इंटू ओमेगा, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये रेडियल एक्सेलरेशन की बात है। तो भैया आप एक काम करो, रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दो फिर। तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर, उसका पावर 2, वी स्क्वायर अपॉन आर यानी ए का स्क्वायर, और फिर ये रेज टू पावर 1/2। आया बात समझ में आपको? तो ये अलग अलग सिचुएशन है, खासतौर से ये वाला इंपॉर्टेंट है, ट्रक वाला इंपॉर्टेंट है। जेई वालों ने कुछ और ज्यादा ध्यान देना इस चीज पे, ठीक है? आया समझ में? चलो अब पूरा रीड करो अच्छे से, पूरा शुरू से लेके आखिर तक। तो अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम के। सब लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है सिंपल पेंडुलम। सब लोग इधर ध्यान दो, चुपचाप क्वेश्चन लिखो। परफॉर्म्स SHM of period 4 second how much time after टाइम पूछा हुआ है क्रॉसिंग द मीन पोजीशन with the after will the or not with the will the displacement of Bob be 1/3 of its amplitude। तो एक सिंपल पेंडुलम का सिचुएशन बताया गया है। एक सिंपल पेंडुलम है जो परफॉर्म कर रहा है SHM, जिसका टाइम पीरियड आपको दिया गया है। टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट जो है 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड है। तो उसने कहा है कि भैया डिस्प्लेसमेंट 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड करने के लिए कितना टाइम लगेगा।
अब पहला मन में अगर किसी को डिटेल नॉलेज है, कोई अगर बहुत डीपली सोच रहा है, तो सिर्फ उसके मन में सवाल पैदा होगा, ये हर किसी के नहीं, कि सर आप जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा किसका मुझे टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो लगाना पड़ेगा वो रहेगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो शायद आप में से कोई एक सोच सके कि सर ये तो फॉर्मूला लीनियर एसएचएम का है, और आपने कहा था कि सिंपल पेंडुलम इज अ केस ऑफ एंगुलर एसएचएम, तो फिर ये फॉर्मूला कैसे लग जा रहा? तो दो अलग अलग केसेस हुए। बात ऐसी है, जो पेंडुलम का ऑसिलेशन होता है, हमने शुरुआत में कहा था काफी ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा सा ऑसिलेशन होता है। जो उसका कर्व्ड पाथ है, ऑसिलेशन वाला कर्व्ड पाथ है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है, 100% स्ट्रेट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल ये पाथ कर्व्ड पाथ है, कर्व पाथ है, ठीक है, इसका एक छोटा सा हिस्सा पकड़ा मैंने। मान लो अगर ये कर्व्ड पाथ नहीं, मैंने बनाया नहीं होता, तुमसे मैं पूछता ये कर्व है कि स्ट्रेट लाइन है, आपको क्या नजर आता? स्ट्रेट लाइन। अभी तो कर्व पाथ दिख रहा है, पीछे से भी दिख रहा है, इसलिए माइंड में आ गया। अगर ये नहीं होता है ना, अगर दूसरे ग्रुप से बना के बुला के पूछता मैं, ये जरा बताना तो ये स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है, आप बोलते स्ट्रेट लाइन है। तो एक बड़े कर्व का एक छोटा सा हिस्सा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है, हालांकि एग्जैक्टली नहीं है, हल्का सा ये बैंड है, मगर नजर भी नहीं आ रहा वो इतना बैंड है, इसीलिए ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है। इसीलिए अपन इसको कुछ लीनियर एसएचएम के फॉर्मूले लगा सकते हैं, ठीक है। अब वही जो हम लोग करते हैं, करो a/3 इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ए कटा 1/3, तो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू, ओमेगा टी मतलब क्या? अच्छा लिख देता यार, साइन ऑफ 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, टी कितना है 4 इंटू स्मॉल टी, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.33। बोले ये कहां से टपका? अरे 1/3 को 0.33 बोलते हैं अपन। पाई बाय 2 पाई अपॉन 4 क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 इंटू टी। अच्छा एक बात बताओ, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि साइन इनवर्स ऑफ 0.33 कितना होता है? निकालो लॉगबुक, लॉगबुक निकालो, सब के सब लॉगबुक निकालो। फरहान लॉगबुक कहां है? लाया नहीं है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। जाओ नेचुरल साइंस में, नेचुरल साइंस में जाओ, ढूंढो 0.33, 0.33 ढूंढो। है एग्जैक्ट नहीं होगा शायद से, नियरेस्ट होगा उसका, क्या है? 0.338। अच्छा उससे पहले वाला क्या है? 3332। नहीं फिर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जा रहा। तो 0.338 वाला देखो कौन से रो कौन सा कॉलम? 9.5, 19.5। तो ठीक है ना, मैं बोलूंगा ये रहेगा 19.5 डिग्री। मैं अगेन बोलूं, मैं अप्रॉक्स जा रहा हूं, पाई बाय 2, ठीक है, ये हुआ। अब सवाल हुआ कि भाई ठीक है चलो ये तो आ गया मेरे पास 19.5 डिग्री, मगर मुझे रेडियंस में चाहिए ये। तो रेडियन में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप? पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई और पाई हो जाएगा कैंसल, 2 1 2 90 सा इक्वल्स टू 19.5 डिवाइडेड बाय 90। करो सॉल्व, क्या आता देखो बताओ। 19.47 है उसका एग्जैक्ट, मैंने 19.5 लिखा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू मैं 19.47 आता, चलता है। करो 19.5 डिवाइडेड बाय 90, कितना हो रहा?
0.21666 सेकेंड्स आता, तो जिसको मैं लिख सकता 0.2167 सेकेंड्स। ठीक है, इसका एक्चुअल रियल आंसर था 0.2163। बहुत मामूली सा फर्क है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना अप्रॉक्स से कम चल जाता, बहुत ज्यादा कम फर्क रहता। नेक्स्ट, अगला, सिंपल पेंडुलम, यही है ना अगला, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ। ऑफ लेंथ 100 centimeters performs SHM, find restoring force acting on its bob of mass 50 gram, comma, when displacement from the mean position is 3 centimeter, when the displacement from mean position is 3 centimeter। चलो करो कैलकुलेट। सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ दिया 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लिख सकता हूं मैं इसको, और रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसको, चलो ठीक है मान लिया। और उसने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 3 सेंटीमीटर, तो आपको रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है। ठीक है, देखो लिस्ट बना लो क्या क्या दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम 100 सेंटीमीटर, that comes for 1 meter. Mass of the bob 50 gram, 50 into 10 raised to power minus 3 kilogram. Displacement from the mean position is 3 centimeter, यानी x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है रीस्टोरिंग फोर्स क्या रहेगा। देखो अगर आपको याद होगा सिंपल पेंडुलम में रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला वैसे तो होता है mg sin थीटा। फिर आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूले में तो x आता ही नहीं, और kx लगाने का सोच रहे होंगे, नहीं रे भैया वो स्प्रिंग के लिए था, है ना, लीनियर एसएचएम के लिए था, वहां नहीं लगेगा। आप बोलेंगे सर f इज इक्वल टू माइनस के एक्स लगा दो, वहां नहीं लगेगा। फिर आगे क्या, अब क्या कर सकते, वही करो जो कि अपन ने कहा किए थे, अपन ने सॉल्यूशन में किए थे टाइम पीरियड के। मैंने क्या लिखा था सॉल्यूशन में, याद है? मैंने लिखा था थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा की जगह थीटा, और फिर उसके बाद थीटा को अपन ने एक्स बाई एल करके लिखे थे। इसी वजह से बोलते हैं ना कि डायरेक्ट फॉर्मूले से पढ़ना भी गलत है, तुमको डेरिवेशन मालूम होना चाहिए। डेरिवेशन अगर तुमको आता है तो कई बार ऐसे बीच बीच वाले कॉन्सेप्ट आते हैं ना जो वो दिमाग में आ जाते। अगर तुमने डेरिवेशन अच्छे से पढ़े तो तुमको ये फॉर्मूला देखते से ही इसको आगे का समझ में आएगा थोड़ा सा। अच्छा, एम जी साइन थीटा को एम जी थीटा और थीटा को एक्स बाई एल कर सकता मैं, है ना। अब आगे क्या, क्या मेरे पास सारी वैल्यूज है, मास है, हाँ जी है, 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, जी की वैल्यू 9.8, एक्स की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर, और एल कितना है 1 मीटर। करो भाई कितना आ रहा बताओ, रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ रहा बताओ। बातें मत करो बेटा, आप सॉल्व करो जब तक मैं अगला देखता हूं। अगला ये है ना, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम।
if if the acceleration due to gravity at the place changes from 9.75 meter per second square to 9.8 meter per second square. आएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो आना चाहिए 1.47 into 10 raised to power minus 2 Newton. This should be your answer. अब अगली बात है, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम. जहां पर एक वक्त एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक जगह पे 9.75 था और बाद में 9.8 हो गया. तो चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम क्या आएगा? सेकेंड्स पेंडुलम का फॉर्मूला देखो, सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला √L/G फॉर सेकेंड्स पेंडुलम. टाइम पीरियड क्या रहेगा? 2 सेकेंड. 2 डालो अपॉन जी. 2 और 2 हो गया कैंसर. L अपॉन जी. पाई स्क्वायर L/G. L इक्वल्स टू G अपॉन पाई स्क्वायर. ये फॉर्मूला रहता लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम को कैलकुलेट करने का. अब ऐसा है, पहला लेंथ इजिकल्स टू पहला एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना था? 9.75 अपॉन पाई स्क्वायर. दूसरा लेंथ 9.8 अपॉन पाई स्क्वायर. चेंज इन लेंथ बोला ना, टाइम पीरियड तो नहीं बोला ना. तो डेल्टा L L2 माइनस L1 9.8 पाई स्क्वायर माइनस 9.75 पाई स्क्वायर है ना, जो कि क्या हो जाएगा 0.05 अपॉन पाई स्क्वायर. देखो वैसे अप्रोक्सीमेशन में करने जाए तो 0.005 होता, मगर मुझे यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू डालना पड़ेगा. स्टेट बोर्ड का है, सिंगल स्टार है क्या? सिंगल स्टार है. पूरा एक्यूरेट सॉल्व करना पड़ेगा और पूरा एक्यूरेट सॉल्व करने के बाद वो आंसर आता है 0.0051. हालांकि बहुत बड़ा फर्क नहीं है. अगर मैं अप्रोक्सीमेट सॉल्व करता तो 0.005 आता, पाई स्क्वायर की जगह 10 ले लेता तो मैं, है ना. मगर चलो ठीक है. मीटर्स. देखो फटाफट. चलिए अब अगला, हमारा अगला एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 meter has mass 10 gram. Has mass 10 gram and oscillates freely with amplitude of 5 centimeter. Full stop. Find its potential energy. Find its potential energy
at extreme position, at extreme position, and as I know g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके दिया हुआ है, मतलब जी की वैल्यू 10 मत लेना, 9.8 लेके सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या रहेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे? हाँ बोलो, आगे क्या एक्स स्क्वायर रहेगा या कुछ और रहेगा? ए स्क्वायर रहेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है ना? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पूरी की पूरी एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ही होती है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मेरे पास मास है, मेरे पास एम्पलीट्यूड है, मसला क्या है ओमेगा का। ओमेगा निकाल सकते हैं, बोले कैसे? टाइम पीरियड का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, उससे ओमेगा निकल जाता। बोले कैसे? सिंस टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी अगर मैं करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। गॉट दैट? ये हो गया ओमेगा। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा फिर? हाफ ऑफ मास कितना है बेटा? 10 ग्राम, यानी 10 इंटू 10⁻⁻³ ओमेगा कितना आएगा? जी बाई एल यानी कि 9.8 अपॉन एल कितना बेटा? 1, और एम्पलीट्यूड कितना है? 5 सेंटीमीटर, 25 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। चलो करो आगे सॉल्व, जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। तो अगला क्वेश्चन ऐसा है कुछ, when length of simple pendulum is increased by 22 centimeter, comma, the period changes by, हमेशा ध्यान रखना बाय है कि टू है, 20%, फुल स्टॉप। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। आया क्या भैया आंसर? कितना आया? 1.225 इंटू 10⁻⁻5 की 4 हाँ बराबर है, 1.225 इंटू 10⁻⁻4। अगला ये क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। When the length of simple pendulum is increased by 22 सेंटीमीटर, एक पेंडुलम था जिसकी लंबाई पहले मान लो L1 थी, तुमने उसके लेंथ को 22 सेंटीमीटर से बढ़ा दी, तो L2 क्या हो जाएगा? L1 प्लस 22, जो भी थी पहले L1 होंगी, 22 से बढ़ा दी तुमने L2 की जगह L1 प्लस 22। हाँ बराबर, पीरियड चेंजेस बाय 20%। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड और लेंथ का क्या रिश्ता है? बहुत अच्छा रिश्ता है, डायरेक्ट। मतलब तुम अगर लेंथ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा,
मतलब सेकेंड टाइम टाइम पीरियड बढ़ गया होगा, इससे सिर्फ चेंजेस वर्ड इस्तेमाल किया ना, तो हमको ये पहचानना जरूरी है कि तुमने चेंजेस में क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो जाहिर बात है टाइम पीरियड पहले से बढ़ गया, तो T1 पहले था, उसे 20% और ऐड हो गया, 20% ऑफ T1, है ना। तो क्या हो जाएगा, T1 प्लस 20/100 T1 प्लस 1/5 टाइम्स ऑफ T1 क्रॉस मल्टीप्लाई 6/5 टाइम्स ऑफ T1। आया ना, समझ में आया है। मग पुढे काय, सिंस आप जानते हैं कि टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, therefore T2/T1 is equals to अंडर रूट ऑफ L2/L1। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब ये वैल्यूज डालना है। T2 की जगह क्या डालूंगा बेटा मैं, 6/5 टाइम्स ऑफ T1/T1 अंडर रूट ऑफ L2 की जगह क्या डालूंगा बेटा, L1 प्लस 22/L1। क्या होगा, T1 कैंसल। आगे क्या करेंगे, रूट हटाना पड़ेगा आपको। कैसे हटाएंगे, स्क्वायर लेकर, तो 36/25 L1 प्लस 22/L1। करो कैलकुलेट, क्या आंसर बताओ मुझको, जब तक मैं इंक भरता हूं पेन में। तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 36L1 इक्वल्स टू 25L1 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, जल्दबाजी मत करना इसको मल्टीप्लाई करने की। 36 या 25L1 को इधर लेकर, 36 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 11L1, 22 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है ना, ओए भाई देखते देखो बाद में। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम on earth is 4 seconds, full stop, what is the period, अरे बेटा ध्यान दो इधर, of simple pendulum on the surface of moon, on the surface of moon, having acceleration due to gravity 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। बहुत आसान है। चालू है ना, पॉज तो नहीं है। तो अर्थ पर उसका टाइम पीरियड तुमको 4 सेकेंड दिया हुआ है, 4 सेकेंड्स टाइम पीरियड ऑन द मून पूछा गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट ऑन मून 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। जाहिर बात है आपने यहां पर लेंथ तो चेंज किए नहीं होंगे, सिर्फ जी चेंज हो रहा, तो फिर Tm/Te इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GE/Gm, और Tm/Te यानी कि 4 अंडर रूट ऑफ GE कितना हुआ बेटा आपका 9.8 डिवाइडेड बाय 1.6। ओके, 9.8 को क्या लिख सकता हूं मैं, या 98/16, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 98/16
अपॉन 16। अच्छा 98 को क्या लिख सकते तुम? 49 मल्टीप्लाई बाय 2। 98 को 49 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते, और 49 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के 7, 16 बाहर आ जाता 4। तो भाई क्या बचता फिर? 49 आ जाएगा बाहर, 7 रूट 2 हो जाएगा अपॉन 4, 4 4 कटा, 7 रूट 2 इज द आंसर। बताओ 7 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आता? 1.414 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर रहेगा? कितना हो रहा? 10.098 नहीं रे, 9.8996, 9.8996 सेकेंड्स। आया समझे? नेक्स्ट, example, a clock regulated by seconds pendulum keeps correct time full stop during summer the length of pendulum increases to 1.01 meter. Full stop. How much? How much time the clock will gain or lose in 1 day? यार एक एक कैलकुलेट करना तो भारी जाएगा फिर, सेकंड्स पेंडुलम का है ना ये। चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ क्या बोला गया, लेंथ तो बढ़ गई, लेंथ अगर बढ़ गई तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा, और धीरे धीरे अगर ऑसिलेट करा तो टाइम क्या हो रहा है? लूज हो रहा है, गेन थोड़ी हो रहा है, बर्बाद हो रहा है ना टाइम, मतलब क्या वेस्ट कर रहा टाइम बोलते अपन वैसा। तो कैसा? अच्छा कैसा 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 कैसा? लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस टू 1.0, इंक्रीजेस टू, हाँ देखो गौर से 2, ये हमेशा नजर रखना कि 2 है कि बाय है ना। पहले क्या था देखो, हम लोग पहले हम जानते हैं कि लेंथ जो पहले था वो आपका 1 मीटर के आसपास रहता, अब नया वाला लेंथ कितना हो गया? 1.01 हो गया। तो अब देखो नया वाला टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है, पुराना वाला टाइम पीरियड क्या है? 2 सेकेंड्स पेंडुलम का। अच्छा नया वाला टाइम पीरियड निकालना है तो तुमको उसमें क्या डालना पड़ेगा? नया वाला लेंथ डालना पड़ेगा। तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डैश कितना है अपना? 1.01 अपॉन जी की वैल्यू 9.8। क्योंकि ये बहुत मामूली मामूली फर्क है तो तुमको अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलेगा, तुमको एक्यूरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। अब सवाल उठा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
6.28 अंडर रूट ऑफ 1.01 अपॉन 9.8। चलो देखो, अब एकदम सेपरेट में लेंगे अपन उसको और ये वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स हमको लॉग बुक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिना लॉग बुक के काम नहीं जमने वाला। तो देखो, मान लो x इज इक्वल्स टू 6.28 1.01 9.8 रेज टू पावर 1/2 स्क्वायर रूट में ना, तो log x इज इक्वल्स टू log ऑफ 6.28 प्लस ये पावर नीचे आ जाएगा 1/2 log ऑफ 1.01 और माइनस log ऑफ 9.8। चलो 0.62 का 8 में बताओ कितना हो रहा, नेचुरल लॉग में जाओ। 0.39 नहीं हो तो कितना आ रहा, 7986 8880 ओके प्लस 1/2, ये 1.01 है, कैरेक्टरिस्टिक्स का 0 हो जाएगा। 10 का 1 में 0.043 आगे कितना ही 0043 है क्या, वही तो 2 0 आएगा डेसिमल के बाद, ये 0 थोड़ी काउंट हो रहा हो। ठीक है, प्लस नॉट प्लस माइनस 9.8 का 0 में 98 का 0 में 0.9912। चलो ठीक है, माइनस करो कितना रहा देखो, 0.0043 माइनस 0.9912 करो माइनस। जीरो पॉइंट 9869 माइनस में आ रहा हूँ ना, 0.9869 माइनस 0.9869। चलो माइनस करो फिर उसको वापस से, सॉरी आई मीन डिवाइड करो। जीरो पॉइंट 49345 49345। चलो ठीक है, अब माइनस करो 0.798 माइनस 0.49345 0.30455 है ना, 0.30455। अब ये आ गया log x की वैल्यू, x निकालने के लिए इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा 0.30455। तो 0.30 का 4 में मीन डिफरेंस 5 में, 0.30 का 4 में मीन डिफरेंस 5 में, 0.30 का 4 में मीन डिफरेंस 5 में नहीं, एंटी लॉग 2015 15 आगे क्या है, नहीं ठीक से देखो, 30 का 4 में मीन डिफरेंस 5 में, पूरा कैलकुलेट करके बोल। 2016666 है, पूरा 2016 फाइनल आंसर है आपका। ठीक है, तो हमको यह करना पड़ता कि यहां जो भी नंबर रहा मल्टीप्लाई बाय 10, यहां जो भी नंबर रहा वो देते, तो मतलब एक 10 से मल्टीप्लाई नहीं, एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा एक, हाँ ऐसा रख के 10⁻�0 जो कि 2.016 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ
ये हो जाएगा टी डैश इज इक्वल टू 2.016 सेकेंड्स। ये हमारा टाइम पीरियड रहेगा नया वाला। पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कितना टाइम जाता है उसमें, मामूली से बदलाव है हालांकि, ठीक है। अब मैं बोलूंगा ठीक है, तो चेंज इन टाइम डेल्टा टी, टी डैश माइनस टी, ठीक है। तो टी डैश माइनस टी, लॉस ऑफ टाइम इन वन ऑसिलेशन देखो कितना रहा, तो वो कितना आएगा, टी डैश माइनस टी 2.016 माइनस टी, ये हो गया 0.016 माइनस टी, ये हो गया लॉस ऑफ टाइम इन वन ऑसिलेशन। लॉस ऑफ टाइम इन वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में कितने का टाइम का लॉस हो रहा है, -1, सॉरी, तो वो हो जाएगा 0.016 सेकेंड्स। एक ऑसिलेशन में इतने का टाइम का लॉस हो रहा है। अब अपने को पता लगाना है कि लॉस ऑफ टाइम इन 1 सेकेंड कितना होगा। लॉस ऑफ टाइम इन 1 सेकेंड, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी को पूरा जो टाइम पीरियड, ओरिजिनल टाइम पीरियड है आपका सेकंड्स पेंडुलम का, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो बोलेंगे ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0.016 डिवाइडेड बाय 2, यानी 0.008 सेकेंड्स, लॉस ऑफ टाइम इन 1 सेकेंड। अब अपने को क्या निकालना है, लॉस ऑफ टाइम इन 1 डे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक दिन का जो टाइम रहता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक दिन में कितने घंटे रहते हैं, 24 आवर्स। तो फिर मैं बोलूंगा देखो लॉस ऑफ टाइम इन 1 डे, तो लॉस ऑफ टाइम इन 1 डे अगर पूछा जाए तो डेल्टा टी अपॉन टी, जस्ट डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स। तो ये हो जाएगा 0.00886400 सेकेंड्स। कितना हो रहा देख लो, सिक्स 91.2 सेकेंड्स, 691.2 सेकेंड्स। फिर देखो इसमें असल आंसर जो था, रियल आंसर जो था वो 728.1 सेकेंड था। इसमें फर्क क्यों आया बताता हूं मैं आपको, क्योंकि वहां पर कैलकुलेटर से सॉल्व अगर आंसर देखा जाए तो ये 2.017 आता है। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 2.017 आता है, और उसके हिसाब से अगर जाएंगे कैलकुलेट करते वक्त तो इतना फर्क आ जा रहा है। खैर मगर हमने लॉग बुक से सॉल्व किए तो ये रहा, मगर इन रियलिटी याद रखना, आप साइड में लिख के रख दो एज पर कैलकुलेटर 2.017 सेकेंड्स, साइड में लिख के रखो, एक्चुअल आंसर जो है ये आएगा, ठीक है। ओके, मगर हमारा पूरा हो ही नहीं पाया आज, अभी भी कितने बाकी है, 3 बाकी है, ठीक है ना, नहीं हो पाएगा अभी, जब भी निकलना है क्योंकि, तो बाकी का हम लोग कल ही लेते हैं 3, और कल हम लोग आगे का भी जो टॉपिक है स्टार्ट कर देंगे, एंगुलर एसएचएम वाला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा निपटा दूं, कल मीन्स मंडे।